हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। प्रकृति और प्रकृति के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हम हिंदुस्तानियों को ना विरासत में मिले। तो हो क्या है, ऑर्गेनिक के नाम पे, सस्टेनेबिलिटी के नाम पे, क्लाइमेट चेंज के नाम पे सिर्फ बिजनेसेस हो रहे हैं। मैं देखता हूँ लाखों करोड़ों युवा से वो करोड़ों युवा बीच में झूल रहा है। सबसे पहले सोशल स्टोरी मनोज कचौरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, जब हम बात करते हैं कि आने वाले कल में हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या, कब, कैसे और किस दिशा में देंगे, ये बड़ा सवाल होता है। बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया में हम आजकल रहते हैं, पैसों की, प्रसिद्धि की, संपत्ति की, कि मेरा ये हो जाए, मेरी कंपनी का इतना करोड़ टर्नओवर हो जाए, मैं इतना फेमस हो जाऊं, इतने बड़े स्टेज पे मुझे बुलाया जाए, मुझे अवार्ड दिया जाए। बट कहीं ना कहीं 24 घंटे की एक भागदौड़ भरी जिंदगी में 24 सेकंड के अंदर हमारे ख्याल आता है कि क्या हम आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा देके जाए जो हमें धन्यवाद दे। मैं देखता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं देखता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, इतना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। किसानों की जो सॉइल की भी बात हुई, सेव सॉइल इनिशिएटिव के साथ भी मैं सदगुरु जी के साथ जुड़ा था बॉम्बे में, तो यही हमेशा ख्याल रखते कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। इसमें सभी लोगों का अवेयरनेस से ज्यादा एक्शन प्लान पे काम क्या होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्शंस ले रहे हैं हम लोग, पर हमें ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या हमारी डेली रूटीन्स में अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्सेशन एंड अवेयरनेस हमारी कोई एक्शंस ऐसी हो रही है जो सॉइल को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात के साथ साथ काम करे, और क्या हम लोग सोशल जैसे कि मुस्कान ड्रीम्स है और ऐसे इनिशिएटिव जो लोग लेते हैं उनके साथ जुड़ के क्या हम कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल हमेशा से रहता है। सो इसी में बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ। बचपन में हम लोग नैतिक शिक्षा करके किताब आती थी हमारे साथ, पढ़ाई हम जब करते थे 8वीं 9वीं 10वीं होते थे, कितने माँ बाप की सेवा करो, उनके पैर पढ़ो, झूठ मत बोलो, पाप लगेगा। तो एक प्रकृति शिक्षा नाम का एजुकेशन इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊं, प्रकृति और प्रकृति के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हम हिंदुस्तानियों को ना विरासत में मिले, सब विरासत में मिले, और हमने उसकी तवज्जो कभी नहीं, जो चीज हम विरासत में मिले ना उसका भाव नहीं देता। ये हमारे दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज होने के साथ साथ ना हमारे पास अभी आज की तारीख में 5 सालों से मैं देखता हूँ, हर व्यक्ति विशेष, यंग का देखो, बूढ़े का देखो, बच्चों का देखो, उनका है कि फेमस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है, मेरी गरीबी से बाहर निकलना है। वहाँ प्रकृति पीछे नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव दिनचर्या का यही होगा कि मैं पैसे कैसे कमा सकूं, अपनी नौकरी कैसे कमाऊं, अपने बिजनेस को 5 गुना 10 गुना कैसे करूं। तो क्लाइमेट चेंज जैसे नेचर की बात करो, सस्टेनेबिलिटी की बात करो, उसको हजम नहीं होता। बोले भाई मैं पहले अपना आत्मनिर्भर तो बन जाऊं, हमारे सो वो अवेयरनेस तभी हो सकती है जब बचपन से, स्कूल से उसको नैतिक शिक्षा के साथ साथ प्रकृति की शिक्षा देना चालू करते हैं। मैं बचपन में पढ़ता था तो ऐसा बोलते थे कि 50 साल के बाद ना डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो मेरे को उस टाइम डर लगता था कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा कि मेरे पास पेट्रोल डीजल होगा नहीं। तो अब आते आते जब मैं गाड़ी कार चलाना सीखा तो सीएनजी आ गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हमारे। तो उस टाइम की अवेयरनेस मुझे थी कि भाई आज नहीं तो कल आपका डीजल पेट्रोल खत्म होने वाला है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने वाला है। तो दुनिया को उसके पहले थी, क्योंकि किताबों में तो पहले छप चुका था। तो अगर हम बोलेंगे कि टेम्परेचर आज 48, 44, 45, 46 एवरेज हो चुका है, तो वही 55, 60 पे भी जाएगा। अगर आज मेरे भाई को, छोटे भाई को 7-8 साल की उम्र में आपके बच्चों को बता दिया जाए कि ये टेम्परेचर आज जो इतना गर्मी लग रहा है बेटा, एसी जो हम 2-2 टन के चला रहे हैं, कि एक एसी हर रूम में लगेगा, एक हॉल में लगेगा, तो शायद उस बच्चे को समझ आए हाँ पापा आप सही बोल रहे, क्योंकि तरीका गलत करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज किसी भी चीज को हासिल करने की, उसकी सफलता पाने की होती है शिक्षा, अवेयरनेस, जागरूकता। और जागरूकता हमेशा से भारत में, अगर आपने देखी लंबे टाइम पे, धर्म की भी बात करो तो धर्म में, किसी भी धर्म की बात करो तो जागरूकता बचपन से हो जाती है। मंदिर जाओ, अजान करो, पाठ पढ़ो, तो वो अभी तक खींच के लेके आते हैं। अभी आप किसी ने अगर 21-20 साल की उम्र तक कोई मंदिर नहीं गया हो, अगर उसने धर्म की बात की गई तो आज उसको बताना तो वो मुश्किल समझे हो, नहीं भगवान नहीं होते हैं। तो ये चीजों का बीजारोपण जितना कम उम्र में हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए। थोड़ी बड़ी समझने की जरूरत है आपको समझ। एक तो ये बड़े बड़े शब्द है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपकी मास ऑडियंस उसको समझ नहीं आता हमारे। तो कहीं ना कहीं वो शब्द आपको मैं बता दूं कि आपको अगर सच में बड़ा चीज लाना है ना, तो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं हो सकते, हमारे लेवल पे एसी के रूप में नहीं हो सकते। जब तक आपका गांव का बच्चा मजदूर हो गया, जो काम रोड पे काम कर रहा है ना, उनको तक अवेयरनेस जाना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से ना तो जो हम लोग ऊपर से मैसेज डालते हैं ना ये बड़े बड़े शब्दों के माध्यम से, वो भी एक उनकी तरफ ड्रोन की हमले की तरफ बढ़ती है कि सस्टेनेबिलिटी की बात करो, तो वो एक घबराहट होती है। दूसरा, आप पहले के टाइम में सुनते होंगे कि घी मिलता है भैया मार्केट में, 25-30 साल पहले आप बात करते थे कि घी मिलता है, तब शुद्ध घी मिलता है। आज 30 साल के बाद आप बोलते हो हम शुद्ध घी बेचते हैं, पर आप शुद्ध मिलता है क्या? आप समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पे, सस्टेनेबिलिटी के नाम पे, क्लाइमेट चेंज के नाम पे सिर्फ बिजनेसेस हो रहे हैं। दूसरी बात ना, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एक विडंबना हमेशा से रहती है कि यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस पाली, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जल्दी आ गया, उन्होंने सक्सेस देख ली, बड़ी बड़ी होटल देख ली, एसी देख ली, कार देख लिया, हेलीकॉप्टर देख लिया, राइट? नाउ वो चेंज चल के आ रही है कि अब सस्टेनेबिलिटी के अंदर है। नाउ हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, आत्मसंतुष्टि की जब बात होती है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सच में यूथ की बात करोगे और मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज की बात करोगे तो उसकी पहली प्रायोरिटी पर्सनल ग्रोथ पे ही होगी। तो वहां पे जब तक हम हमारा एक बीजारोपण अवेयरनेस वाला नहीं कराएंगे कि वही नैतिक शिक्षा जैसी प्रकृति शिक्षा, तो बहुत मुश्किल होगी। पूरा भारत ट्रेवल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है इंडिया में। अभी पिछले 2 साल की कोविड के बाद की सिचुएशन और चेंज हुई है। मैं फिर से बताता हूँ कि माननीय मंत्री जी बोल के गए कि 60% किसानी पे निर्भर है हमारा देश। वहाँ का जो बच्चा शहर पढ़ने आता है सर, वो 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अकॉर्डिंग टू दी कोर्सेज मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग करने आता है, पर वो कूप अप नहीं कर पाता। 4 साल के बाद क्या होता है, उसके पास स्केल एबिलिटी नहीं होती उस जॉब को पाने के लिए। मेजर में किसान की बात नहीं करूँ, मैं सबकी बात करूँ। तो 4 साल के बाद क्या होता है ना, उसकी नौकरी लगती है। 4 साल के बाद वो नए शहर में आता है, घूमता है, फिरता है, सारी चीज करता है, पढ़ने के बजाय स्किल लेने के बजाय सब कुछ करता है। तो ना उसकी नौकरी मिल पाती है, स्किल की एबिलिटी नहीं होता है, ना उसको वापस गाँव जाके किसानी करनी है, ना अपने पापा की किराने की दुकान पे बैठना है। अब मैं आपको बता दूं, मैं मिलता हूँ लाखों करोड़ों युवा से, वो करोड़ों युवा बीच में झूल रहा है, ना उससे नौकरी हो रही है, ना नौकरी कर पा रहा है, ना उसको खेती किसानी करनी है, ना पापा की किराने की दुकान पे बैठनी है, ना स्टेशनरी की दुकान पे बैठनी है। पहली चीज तो ये सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, अभी एंटरप्रेन्योरशिप की अंधी दौड़ में लगा हुआ है हर आदमी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप सबको पता है 5-6 साल की मैराथन जर्नी है सर। इस बीच में ना आदमी एंटरप्रेन्योर होता है ना एम्प्लॉय होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, उसका कोई स्टेटस ही नहीं होता, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। मैं राइट और रॉन्ग? तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है। तीसरा एक और सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता सरकारी नौकरियों पर आज भी बहुत ज्यादा है। यूपी, बिहार आप देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हर आदमी को एक सरकारी नौकरी चाहिए, जिसके लिए एक सरकारी नौकरी के लिए आदमी 5-5 साल की मेहनत करने के लिए उन किताबों LRTI के पीछे, क्वेश्चनर्स के पीछे भागता है। अगर वो 5 साल लगभग एंटरप्रेन्योरशिप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कर दे दे तो रिजल्ट दिखने चालू हो जाए। तो युवा जहां सबसे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो यहाँ है, ना इसका नंबर आता है ना वो इसकी बात करता है। ये सबसे बड़ा रीजन मुझे